था कि मैम आपकी पहली क्लास होगी, हम पूरे टाइम क्लास में रहेंगे, जो जो बच्चे प्रॉब्लम्स बताएंगे हम उनको ठीक करते हुए चलेंगे, लेकिन प्लीज पहली क्लास 2 अक्टूबर को मत लो क्योंकि हम सभी लोग लीव पर होंगे, ऑफ होगा हमारा। उन्होंने मुझे बोला था कि 3 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट कर देना, बट मुझे लगा कि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आज क्लास हम कर रहे हैं। आज थोड़े थोड़े इश्यूज अगर होते हैं तो प्लीज बी टॉलरेंट, वो इश्यूज होंगे, हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। कल जो 3 अक्टूबर वाली क्लास होगी उसमें टेक्निकल टीम भी साथ में क्लास में होगी, तो जो जो इश्यूज होंगे हम तब बताते हुए चलेंगे। अभी हम पूरा का पूरा फोकस जो करते हैं वो क्लास पर करते हैं, पूरा का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द सेशन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली करने क्या वाले हैं हम, परफेक्शन प्रो स्टार्ट कर रहे हैं हम यस ऑफिसर पे सबसे पहले तो, और हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो परफेक्शन प्रो में है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमारे 3 टारगेट्स हैं। कौन कौन से 3 टारगेट्स हैं हमारे? पहला टारगेट है कि हमें 30 आउट ऑफ 30 चाहिए प्रीलिम्स में, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सिंगल नंबर कम नहीं आना चाहिए। मेंस के लिए हमारा टारगेट है 38 प्लस आउट ऑफ 40, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हमारा टारगेट है, अगर 25 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जैसे कि आईबीपीएस पीओ में होती है तो 22, 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जैसे कि एसबीआई पीओ में होती है तो 47 प्लस। तो ये क्या है, ये हमारा टारगेट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। ठीक है, चलो अब इन टारगेट्स को अचीव हमें कैसे करना है, कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस चीज को आखिरी दिन तक, जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता उस दिन तक फॉलो करोगे। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सभी लोगों से कि आप उस चीज को फॉलो करोगे? पहली चीज, सबसे पहले सभी लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कैट टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आरबीआई असिस्टेंट टारगेट कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो, एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में लिखोगे कि ये दुनिया का इजीएस्ट एग्जाम है, इट इज वर्ल्ड्स इजीएस्ट पेपर। और इसको लिखना ही नहीं है, इस चीज को क्या करना है, इस चीज को फील करना है। सो यू हैव टू फील इट कि ये जो मेरा एग्जामिनेशन है ये दुनिया का सबसे इजी पेपर है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप अपनी कॉपीज में लिखोगे, बड़ा बड़ा लिखोगे, एंड दैट इज नथिंग कैन स्टॉप मी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे रोक दे, ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है। नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग माई ड्रीम जॉब। कोई भी चीज मुझे मेरी ड्रीम जॉब पाने से रोक नहीं सकती, स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग माई ड्रीम जॉब। तो ये 2 चीजें सभी को क्या करनी है, लिखनी है अपनी कॉपीज में। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या करनी है हमको? अगली चीज है कि मुझे आप सभी लोगों से 5 चीजें चाहिए इस बैच को स्टार्ट करने से पहले। तो वो 5 कौन कौन सी चीजें चाहिए मुझे आप सभी से? पहली चीज जो मुझे चाहिए आप सभी से, दैट इज प्लानिंग। मैं चाहती हूं कि आपका हर एक दिन, आप अपनी तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, हर एक दिन क्या हो, प्रॉपरली प्लान हो। एक सेकंड, मैं ना थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ क्योंकि ना, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सो व्हाट आई वांट इज कि आपका हर एक दिन क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्लान्ड होना चाहिए। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सबसे पहला काम जो आप सुबह उठ के करोगे वो अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे? रात को सोने से पहले सभी लोग अपनी टू डू लिस्ट को चेक करेंगे कि हमने कितना परसेंटेज इसको पूरा किया है, और उस टू डू लिस्ट के बगल में लिखेंगे आपने कितना परसेंटेज उसको पूरा किया है। क्या मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? मुझे 5 चीजें चाहिए ही चाहिए, तभी आपको इस कोर्स का फायदा होगा। चलो, दूसरी चीज जो मुझे आप सभी से चाहिए, दैट इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब क्या है?
जो आप काम रोज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एडिटोरियल में आते हो, आप परफेक्शन करते हो, आप 10 पजल सॉल्व करते हो, 10 DI रोज सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप चीजें करते हो उसमें एक सिंगल डे का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक एट ऑल। जैसे ब्रश करने में ब्रेक नहीं होता है, नहाने में ब्रेक नहीं होता है, ऐसे ही आपके अंदर इतनी रेगुलरिटी होनी चाहिए कि एक छोटा सा भी ब्रेक ना लगे। दैट इज परसिवियरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो मुझे आपसे चाहिए दैट इज पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। मैम 2 दिन हो गए परफेक्शन में आते हुए कुछ नहीं हो रहा, मैम 10 दिन हो गए मॉक टेस्ट में फुल नंबर नहीं आ रहे, नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मीन्स पेशेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, चीजों को रेगुलरली करना होगा। फोर्थ थिंग इज प्रैक्टिस। क्या सभी को पता है कि मैं आप लोगों को डेली चेकलिस्ट देती थी पहले? अब क्योंकि यस ऑफिसर अपना खुद का है तो एक नई चीज हम कर रहे हैं एंड दैट इज वो चेकलिस्ट आप लोगों को हम क्विज के फॉर्म में देंगे। मतलब आप उसको टाइमर के साथ कर सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव मार्किंग चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, ये सब देख सकते हैं। तो जो मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस रोज प्री के दूंगी और 10 क्वेश्चंस रोज मेंस के दूंगी, इंग्लिश क्विज करके आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा, आपको रोज करने हैं वो सॉल्व। आप लोगों का डेटा मेरे पास आता रहेगा बैकएंड से कि आज कितने बच्चों ने सॉल्व किया, कितने मार्क्स आए किस किस बच्चे के, बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है या बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, आपका पूरा डेटा मेरे पास आएगा। बट उसके लिए मैं क्या चाहूंगी कि आप ये 10 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के रोज सॉल्व करें वहां की चेकलिस्ट से क्विज। बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह होगा जिसमें बहुत सारे बच्चे कॉम्पीट करेंगे। फिफ्थ थिंग जो मुझे आप सभी से चाहिए एंड दैट इज व्हाट, एंड दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन अगर मन में खराब चीजें हैं ना कि मैम पैराजंबल तो होता ही नहीं है, मैम हम तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के, इंग्लिश तो हमारे लिए फारसी बराबर है, अगर ये एटीट्यूड रहेगा कितना भी कर लो नहीं आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज तो रोज अपने मन को बोलना है, क्या बोलना है रोज? इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत इजी है, मैं आसानी से कर लूंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिलेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे कर्म का फल मुझे ना मिले। तो इस तरह की अपने आप से पॉजिटिव बातें रेगुलरली करनी है। एक छोटा सा नेगेटिव डाउट आए, कोई लाने की कोशिश भी करे, तो क्या होना है, दूर हो जाना है उस सारी की सारी नेगेटिविटी से, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही होनी चाहिए। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये पांचों पॉइंट्स सभी लोग मेंटेन करेंगे इस परफेक्शन प्रो में? तो अगले पी दैट इज परफेक्शन के लिए ये 5 पीस बहुत जरूरी है। तो क्या सभी लोग मुझे ये पांचों पीस बोल सकते हैं कि हाँ जी मैम हमें पांचों पीस उस दिन तक फॉलो करेंगे जिस दिन तक हमारा ऑफर लेटर नहीं आ जाता? यस माय चैंपियंस, ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आते हैं। अब पहली चीज, क्योंकि परफेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिख लिए हैं जो जो आपके मन में डाउट्स होते हैं। अभी मैं एक बार उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ, फिर हम पूरा कंप्लीट फोकस अपनी पढ़ाई पे ही करेंगे। तो एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स का आंसर दे रही हूँ एंड आई होप आप सबके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों का आता है, हाउ टू मेक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। सबसे पहली चीज आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश है वो क्या है। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हम उसको जितना अप्लाई करेंगे, जितना रीड करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग बनानी है तो दो चीजें हैं जिसको आपको एक लत बनानी पड़ेगी, दो चीजें हैं जिसको आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी।
पहली चीज क्या है? पहली चीज है द हिंदू एडिटोरियल। एडिटोरियल के 2 आर्टिकल्स, पहला आर्टिकल रीड, दूसरा आर्टिकल स्किम। अब ये भी बताऊंगी रीड क्या होता है, स्किम क्या होता है, बट आपको ये एक लत बनानी पड़ेगी कि मुझे कम से कम रोज 45 मिनट्स ये करना ही करना है। इससे क्या होगा, इसको अगर आप लगातार 1 महीने भी करोगे तो आपकी इस लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी। ये मत सोचना कि मैं कोई नॉवल पढ़ लूं, कोई इजी सी बुक पढ़ लूं, या कोई न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया देख पढ़ लूं। नहीं, वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और एग्जाम में क्लियरली मेंशन होता है कि एडिटोरियल की लैंग्वेज यूज होती है। तो मेक श्योर करो कि इसकी हैबिट बना लो। कितने लोगों की इसकी हैबिट है? कितने बच्चे हैं जिनकी ये हैबिट है? मैक्सिमम लोगों की हैबिट है। दूसरी चीज, एक आपको हैबिट और बनानी है, और वो हैबिट किसकी है? वो हैबिट है परफेक्शन प्रो की। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इतने सालों से परफेक्शन पढ़ाती आ रही हूँ, अगर आप इस परफेक्शन प्रो में 3 मंथ्स रेगुलरली आ गए, 3 महीने आपने परफेक्शन की क्लास रोज देख ली, तो आपकी इंग्लिश के लेवल में आपको 3x 4x 5x इंप्रूवमेंट बहुत आसानी से मिलेगा। ये 2 आदतें बना लो, एडिटोरियल की और परफेक्शन प्रो की, मोर देन सफिशिएंट है, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी को मिल गया। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम हम बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हमें बेसिक लेवल से कैसे पढ़ना है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो और अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज, एक चीज को माइंड से निकाल दो कि सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना होगा, या सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ना होगा, या सबसे पहले वर्ब पढ़ना होगा। नहीं। जब आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी, क्या आपने पहले व्याकरण सीखी थी फिर हिंदी लैंग्वेज सीखी थी, या व्याकरण आपकी साइड बाय साइड चल रही थी, आप हिंदी बोलना लिखना पढ़ना पहले ही स्टार्ट कर चुके थे? आप पहले ही उसको बोलना स्टार्ट कर चुके थे, सुनना स्टार्ट कर चुके थे, तो इसका मतलब क्या है, आपने व्याकरण साइड बाय साइड सीखी थी। तो हमें भी एग्जैक्टली यही करना है बेटा। हमें बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखनी है? हमें बेसिक से इंग्लिश सीखनी है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से कैसे? हम अपने एग्जामिनेशन में जो जो टॉपिक्स आते हैं, अभी मैं आपको पूरा स्केड्यूल भी दिखाऊंगी, उन सब का एक प्लानर बनाएंगे। जो जो टॉपिक्स आते हैं आपके व्याकरण सॉरी आपके एग्जाम में, उस सब का एक प्लानर बनाएंगे। उस हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से लेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो we'll take that topic from basic level and we will move towards advanced level। पहली चीज। दूसरी चीज, हम रोज क्लास में 20 मिनट ग्रामर पढ़ेंगे। रोज क्लास में हम 20 मिनट ग्रामर पढ़ेंगे, 20 मिनट हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे कोर्स को चलाएंगे। तो अब बात आती है कि मैम हमें पूरा पूरा क्या करना है और इतना टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे। मैम ये क्वेश्चन भी आ रहा है सबके मन में, मैम टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो अब ध्यान से देखना आपको करना क्या है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे इंग्लिश में जाना चाहते हो, आपको मैं 40 मिनट इंग्लिश का एप्लीकेशन करवाऊंगी, जहां पे मैं आपको पैसेज समझाऊंगी, उनको तरीका समझाऊंगी, सारी चीजें। 20 मिनट आप लोगों को ग्रामर पढ़ाई जाएगी एवरी डे। अगले 20 मिनट आप सभी को वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी। 10 मिनट आप लोगों को प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है रोज। प्रीलिम्स का जो क्विज है, प्रीलिम्स वाली चेकलिस्ट है, वो देना है। 15 मिनट आप लोगों को मेंस वाली चेकलिस्ट देनी है, मेंस वाला जो क्विज है वो देना है। तो आपको इंग्लिश के ऊपर यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे इतना टाइम रोज स्पेंड करना है। तो ये कितना हो गया? 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes।
तो ये आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल बनाया गया है यस ऑफिसर के लिए, जिससे कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा और हर चीज हमारी होती हुए चलेगी। कोई परेशानी? मजा आ रहा है एक चीजों को समझने में? सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी। आज पहली ओरिएंटेशन क्लास है, मैं नहीं चाहती कि जब हम कल से जब हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो कहीं भी कोई दिक्कत आए। चलो अगला क्वेश्चन, मैम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी क्या है, या बाकी मीडियम के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है हिंदी मीडियम के हैं वो लोग कैसे तैयारी करेंगे? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा ये भी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बेसिकली क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की दो जगह प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी की, कि उनको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की वो होती है ग्रामर की। एक प्रॉब्लम होती है ग्रामर की, उनको ये नहीं समझ में आता कि नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है या वर्ब क्या है और कैसे हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। दो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वोकैबुलरी को तो मैंने आपको बता दिया कि हम रोज 20 मिनट करेंगे। ग्रामर के लिए जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए मैंने ग्रामर ग्रंथ कोर्स रखा है, इसमें देखा है सभी लोगों ने, जिसकी जो क्लास है वो एवरी सैटरडे को होगी, जहां पे मैं आप लोगों को ग्रामर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाने वाली हूँ। तो जो बच्चे जिन्होंने आज तक कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है या बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मीडियम से हैं, उनको परफेक्शन के साथ ये सैटरडे वाले कोर्स को भी अटेंड करना है। क्लियर सभी को? चौथी बात आती है कि मैम हम चाहते हैं कि आप वीक में एक बार एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करो। तो अभी तक मैं आप लोगों के लिए क्या करती थी बेटा, आप लोगों को याद होगा एवरी फ्राइडे हम परफेक्शन में एक मॉक टेस्ट करते थे, जहां पे मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट सामने की सामने सॉल्व करने के लिए देती थी, आप सॉल्व करते थे और फिर उसको हम एनालाइज करते थे। याद आ रहा है? अब इसमें हमने एक छोटा सा चेंज किया है और मुझे बताना कि ये चेंज आप लोगों को कैसा लगा। चेंज हमने ये किया है क्योंकि अब हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आप लोगों को मैं जो मॉक टेस्ट फ्राइडे को डिस्कस करूंगी उस मॉक टेस्ट को आप लोगों को मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही दूंगी। तो आपको हमारी एप्लीकेशन पे हर फ्राइडे के सुबह 8 बजे एक मॉक टेस्ट मिलेगा टाइमर के साथ, जिसको सारे बच्चे देंगे। उसका स्कोर मेरे पास आ जाएगा, आप लोगों की कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास 8:45 बजे तक। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, प्रीलिम्स का होगा तो 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मेंस का होगा तो 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 8:45 AM तक आप लोगों की कंप्लीट रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी कि आप लोगों का मॉक टेस्ट कैसा गया है सभी की। उस रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगी 10 to 15 मिनट्स, और फिर उसका आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा 9 AM वाली क्लास में। तो आप लोग पूरा का पूरा मॉक टेस्ट की तरह ही दोगे, बिल्कुल ऐसे ही दोगे जैसे रियल टाइम एग्जाम चल रहा है, और उसके बाद हम उस मॉक टेस्ट को पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे 9 AM। एक फ्राइडे प्री का करेंगे, दूसरे फ्राइडे मेंस का करेंगे, फिर प्री का करेंगे, फिर मेंस का करेंगे। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट होंगे एवरी वीक। क्लियर सभी को? समझ मजा आ रहा है? बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी अब, मतलब एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन होगा, एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन होगा। जो प्रॉब्लम्स पहले हुआ करती थी अब उनमें से एक इतनी सी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का है वो ये है कि मैम वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है। आप परफेक्शन में क्वेश्चंस लेते हो, नए नए वर्ड्स आते हैं, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की एक चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी है। वो चीज क्या बताई है कि आप लोगों को 20 मिनट में रोज वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी। एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी कुछ टाइम पहले, बट यस ऑफिसर को बनाने के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला था, वो थी निमोनिक्स वाली चीज। 5 मिनट में आप लोगों को रोज 6 से 7 वर्ड्स ऐसे याद करा दूंगी कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स की हेल्प से। निमोनिक्स की हेल्प से वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल एक्सटरपेट, एक्सटरपेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कम करना। तो उसको याद कैसे कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेट क्या करना है, कम करना है। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी, एक ट्रिक सी बना के उस वोकैबुलरी का वर्ड याद करवाया जाएगा। तो ये आपको रोज एक शॉर्ट की फॉर्म में मिल जाएगा और इसकी आपको थ्योरी भी मिल जाएगी यस ऑफिसर।
तीसरी चीज वोकैबुलरी के लिए, देखो मैं जितनी वोकैबुलरी आपको बता दूं बट एक लिमिट है कि मैं आपको 10 वर्ड्स ही बता पाऊंगी या 15 वर्ड्स ही बता पाऊंगी या 20 से 25 वर्ड्स ही बता पाऊंगी। वोकैबुलरी को सबसे इंप्रूव करने का तरीका होता है रीडिंग। तो जितने लोगों के पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है, हाँ मुझे आप लोगों से एक ये वादा भी चाहिए कि आप इसको 20 से 25 मिनट रोज रीड करोगे। तो रात के टाइम सोने से पहले, और इसको रटना नहीं है, ऐसे मैं सोचा रटना है नहीं, सिर्फ प्यार से एंजॉय करते हुए रीड करना है। तो इसको रीड करोगे वोकैब प्रोडिजी को 20 से 25 मिनट रोज, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होते हुए चली जाएगी। तो आपको बस बेसिकली ये 3 चीजें करनी होंगी वोकैबुलरी के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रीडिंग और स्किमिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है। रीडिंग और स्किमिंग स्पीड के लिए तरीका क्या है? रीडिंग और स्किमिंग स्पीड के लिए एक सिंपल सा तरीका है, हैबिट, रेगुलरिटी। वो रेगुलरिटी एडिटोरियल की क्लास में आते हो, एडिटोरियल की क्लास में हम रोज एक आर्टिकल रीड करते हैं द हिंदू का, और एक आर्टिकल हम स्किम करते हैं। इसको लगातार करोगे 20 से 25 मिनट, 20 से 25 दिन भी अगर इसको लगातार कर लोगे तो रीडिंग और स्किमिंग स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बेसिकली तरीका वही है, जिस चीज को अच्छा बनाना उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करना है। तो जो एडिटोरियल की क्लास होती है आपकी 7 AM रेगुलरली निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे, उसको एक आदत बना लो। रीडिंग और स्किमिंग आपकी दोनों की दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। स्किमिंग नहीं होती है, प्रैक्टिस से होगी। मैं परफेक्शन में भी बहुत सारी स्किमिंग कराऊंगी, सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगला क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे बच्चों का है कि मैम मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, हाउ टू स्कोर बेटर इन मॉक्स। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मॉक टेस्ट में मार्क्स स्कोर तब होंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? एक तो आपको डेली क्विज देना है, जो मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रही हूँ रोज। 10 मिनट प्रीलिम्स का क्विज, 15 मिनट प्रीलिम्स का क्विज। एवरी फ्राइडे आपको इस एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट मिलेगा वो रेगुलरली करना है। परफेक्शन की क्लास में रेगुलरली करना है। अभी स्टार्टिंग 1 मंथ अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, 1 महीने इन तीनों चीजों को लगातार करो, मॉक टेस्ट में अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, भर भर के इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मॉक टेस्ट में। बट ये क्विज वाली चीज, ये फ्राइडे वाले मॉक टेस्ट वाली चीज और रेगुलर परफेक्शन क्लास, इसको आप रेगुलरली करेंगे। क्लियर? आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, जो जो क्वेश्चंस अभी तक बने हुए थे इंग्लिश को लेके। अगला है ग्रामर और एरर डिटेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे सभी के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे इनफैक्ट। सबसे पहले तो जो मैंने बताया, जो बच्चे बहुत बिल्कुल ही हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, उन बच्चों को तो फाउंडेशन वाला कोर्स लेना पड़ेगा ग्रामर का, जो एवरी सैटरडे होगा। जिन बच्चों को ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, कभी पढ़ी है थोड़ी बहुत ग्रामर, वो बच्चे क्या करेंगे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और जो मैं 20 मिनट्स रोज परफेक्शन में आपको ग्रामर करवाऊंगी, 20 मिनट्स आपको रेगुलरली ग्रामर मिलेगी परफेक्शन में, वहां पे मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से ही ग्रामर करवाऊंगी। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आपको इनडायरेक्टली पढ़ा भी दूंगी परफेक्शन में। तो इससे क्या होगा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको मैं सारे पढ़ा दूंगी, 5-5 रूल्स करके, जो 20 मिनट ये जो होगा। और फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं वो इसको देख लेंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो सैटरडे वाला कोर्स देखेंगे, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो मैं आपको कंप्लीट कवर करवा दूंगी रोज 20-20 मिनट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी कंप्लीट ग्रामर भी कवर हो जाएगी। अगली चीज पे आते हैं, अगला और आखिरी सवाल क्या है, एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ेगी। मैम आंसर्स मैक्सिमम गलत हो जाते हैं, आंसर्स कर तो देते हैं बट गलत हो जाते हैं। एक्यूरेसी के लिए क्या तरीका है, एक्यूरेसी कब सही होगी, एक ही तरीका है, जब आपको आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस होगा। आंसर पे कॉन्फिडेंस कब होगा, आंसर पे कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपने उस पैटर्न को बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा। वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस में कहाँ मिलेगा, वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस में परफेक्शन में मैं करवाऊंगी। तो बात यही है, परफेक्शन में आओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एक्यूरेसी आएगी। दूसरी चीज, मैम स्पीड कब बढ़ेगी। स्पीड पे अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर पहले ही स्पीड पे फोकस कर लिया तो एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों की गलती ही ये होती है, एक्यूरेसी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो डे 1 से ही स्पीड पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं।
आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, पहले दिन ही तेज चलाने की कोशिश करोगे तो कभी गाड़ी नहीं चला पाओगे तेज। तो पहले दिन सीखने पे फोकस होना चाहिए, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। लर्निंग रेगुलर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब जाके स्पीड पे भी फोकस हो जाएगा। तो लर्निंग और स्पीड पे हम दोनों पे फोकस कर लेंगे। अब 2-3 क्वेश्चंस बच्चों के एक्स्ट्रा और हैं जो मैं मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं, वो देखते हैं। मैम प्री और मेंस की तैयारी का क्या करना है, पहले प्री करना है या मेंस करना है? तो इस बात को बेटा याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो कि प्री की तैयारी पहले नहीं करते हैं। अगर आप प्री की तैयारी करोगे तो चांसेस है कि प्री भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करोगे, प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, कि हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने स्केड्यूल देखा होगा, पहला टॉपिक हमने उठाया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम प्री भी करेंगे, प्री से मॉडरेट भी करेंगे, मेंस भी करेंगे, मेंस का एडवांस लेवल भी करेंगे। तो एक एक टॉपिक उठाते हुए जाएंगे और उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से हम प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करेंगे। एक और सवाल बच्चों का आ रहा है कि मैम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए क्या करेंगे? देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका एसे आएगा और एक आपका लेटर आएगा। तो जो बच्चे द हिंदू में आते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे रही हूँ जहां पे रोज एक एसे भी होता है और रोज एक लेटर भी होता है। तो वहां से आप उस चीज को रेगुलरली रीड करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपको कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर करते हैं। फिर जब आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं एक बैच निकालूंगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। वो बैच बहुत बड़ा बैच नहीं होगा, सिर्फ 4 ही क्लासेस का बैच होगा, जहां पे मैं आप लोगों को ऐसे किस तरीके से लिखते हैं और लेटर किस तरीके से लिखते हैं वो बताऊंगी। तो इससे आपको लिखना आ जाएगा। फिर आपको रेगुलरली एक लेटर और एक ऐसे रोज मिला करेगा, आपको उसको पढ़ना है और फिर उसको लिखना स्टार्ट करना है। इस बैच को मैं विद इन अ मंथ आपका लॉन्च कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल परेशान मत होइए। हो गए सारे डाउट्स क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात पे आते हैं, डेली स्टेटस चेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। 10 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स लेवल के करेंगे रोज, 10 क्वेश्चन हम मेंस लेवल के करेंगे रोज। अगली बात, वीकली मॉक टेस्ट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। फ्राइडे को मॉक टेस्ट होगा, 8 बजे आपको ऐप पे मॉक टेस्ट मिलेगा और फिर हम उसे 9 बजे क्लास में उसका एनालिसिस करेंगे। स्पीड वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द लेवल। अच्छा, एक चीज और जो मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ, और वो चीज क्या है, जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया परफेक्शन में आते हुए, या जिन लोगों को लगता है कि मेरा बहुत अच्छा हो गया है परफेक्शन, या इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए एक चीज है जो है, थोड़ा सा ना टाइम सेविंग मोड पे जाएंगे। वो बच्चे इस क्लास को 2x स्पीड पे देखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2x स्पीड पे कब देख पाओगे, जब रिकॉर्डेड देखोगे। तो वो बच्चे जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं परफेक्शन में आते आते, वो बच्चे कुछ टाइम बाद इस क्लास को रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट करेंगे, और वो भी किस स्पीड पे, 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे, जिससे कि क्या हो सके, आपका टाइम सेव हो सके। जो आपको क्वेश्चन नहीं हो खुद से, उसी को पॉज करके देख लिया मेरा क्या एक्सप्लेनेशन है, जो आपका क्वेश्चन खुद से हो गया है आगे बढ़ गए। ठीक है, चलो अगली चीज, टाइम डिवीजन मैंने आप लोगों को बता ही दिया। 20 मिनट्स वोकैबुलरी, 20 मिनट्स ग्रामर, 40 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग, 10 मिनट प्रीलिम्स क्विज, 15 मिनट मेंस क्विज, और ग्रामर के लिए 20 मिनट्स प्रैक्टिस क्लास होगी एवरी डे, फाउंडेशन क्लास होगी एवरी सैटरडे। तो सभी को स्केड्यूल दिख रहा है स्क्रीन पे? सो दिस इज द कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ अक्टूबर 2023। करना क्या है बेसिकली, तो ये आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल है। नहीं, मैं शायद, मेरी ना एक हैबिट हो गई है 8:30 बजे बोलने की, 8:30 बजे नहीं, 9 बजे है। हाँ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। एक हो जाता है ना इतने सालों से किसी चीज को करते हुए चलो, तो एक हैबिट हो जाती है। नहीं, 9 बजे है,
माय मिस्टेक, सबकॉन्शियस माइंड मेरा चीख चीख के बोल रहा है कि 8:30 बोलो, बट इट इज 9। चल, अब ये दिख रहा है सभी को स्केड्यूल। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन परफेक्शन की क्लास होगी यहाँ पे यस ऑफिसर पे। वेंसडे को, क्योंकि एक मेरी जिम्मेदारी है फ्री वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस लेना, तो वेंसडे को परफेक्शन की क्लास होगी, लेकिन वो यूट्यूब पे होगी। फ्राइडे को आप लोगों का क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। सैटरडे को आपकी ग्रामर होगी, और संडे को आप लोगों को एक मॉक और मिलेगा एप्लीकेशन पे। तो संडे को आपको मॉक मिलेगा एप्लीकेशन पे, फ्राइडे को आपको मॉक मिलेगा एप्लीकेशन पे, उसको हम डिस्कस भी करते हुए चलेंगे ऐसे करके। अब सबसे बड़े 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो आते ही आते हैं। कौन कौन से वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं? एक होता है आरसी, एक होता है सीटी, और एक होता है पीजी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजनरल। तो सबसे पहला मंथ जो होगा, हम इन टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, हमारा पूरा फोकस इन तीनों टॉपिक्स पर ही होगा। आप देख पा रहे होंगे, वीक 1 पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फोकस्ड है, वीक 2 पूरा क्लोज टेस्ट फोकस है, वीक 3 पूरा पैराजनरल फोकस है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम करेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं 8:30 बजे कर दो, चलो मैं आपको 2 बातें बोलती हूँ, तो मुझे बताना आप मुझसे क्या चाहते हो। मेरा हिंदू की क्लास खत्म होती है लगभग 8 बज जाते हैं हिंदू की क्लास खत्म करने में, एंड आई बिकम वेरी टायर्ड, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना होता है, आईज तो उस समय बहुत। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं 8 बजे के बाद डायरेक्टली 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट कर दूं, तो आप लोगों को मेरे फेस पे टायर्डनेस दिखेगी। लेकिन अगर आप मुझे 9 बजे तक का टाइम दोगे, तो आपको वो टायर्डनेस मेरे फेस पे नहीं दिखेगी, फुल एक्टिव में दिखूंगी। तो व्हाट डू यू वांट, कि मैं क्लास 8:30 बजे लूं या 9 बजे लूं? आई वांट टू गिव यू माय लेवल बेस्ट। इसी का ही रीजन था कि मैंने इसके बाद 9 बजे कर दिया। चले, तो दिस इज द कंप्लीट स्केड्यूल। इसके बाद कोई परेशानी किसी को? एनीवन? अब बात आती है, एक कमिटमेंट और चाहिए मुझे आपसे, आखिरी बात है, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज कि आप सभी लोग मुझे डेली ये बताएंगे कि आपने परफेक्शन की क्लास, अगर किसी दिन आप मिस करते हो तो क्यों मिस करिए। किसी दिन मेरे एंड से कोई इमरजेंसी होती है, परफेक्शन की क्लास नहीं हो पाती है, मैं आपको बताऊंगी कि आज परफेक्शन की क्लास इस वजह से नहीं हो पाई है। अगर आप किसी दिन किसी भी वजह की वजह से परफेक्शन की क्लास मिस करते हो, तो आप मुझे बताओगे कि मैम हमारी क्लास इस वजह से नहीं हो पाई है। आप लोग मुझे डेली फीडबैक भी दोगे, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ आपका है, और आप ही से ये अच्छा बनेगा। तो आई वॉन्ट डेली फीडबैक ऑल्सो। ठीक है, स्टार्ट करें अब। चलो, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रेयर करते हैं हमेशा, तो आज भी हम उस प्रेयर को करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे मेरे साथ और बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी में। Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. Start करें? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास पे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपके 3 तरह के आपके एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके शॉर्ट आरसीज, छोटे छोटे से आरसीज होते हैं, एक एक पैराग्राफ का आरसी होता है। इसमें ये जो होते हैं जनरली आपके मेंस एग्जाम में आते हैं, प्री में नहीं देखने को मिलते, मेंस एग्जाम में आएंगे आपको सारे में। इनमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे और फिर क्या करोगे, क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। मतलब कोई एज सच स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। फिर दूसरे आरसीज जो आपके आते हैं वो आते हैं स्टोरी बेस्ड आरसीज। कोई आपको कहानी सुनाई गई होती है, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। इसमें भी स्ट्रैटेजी वही सिंपल सी होती है, पहले आप रीड करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। फिर आपके आते हैं मीडियम लेंथ या फिर लॉन्ग आरसीज। ये वाले जो आरसीज होते हैं जनरली आपके फिनेंस पे आते हैं, इकोनॉमी पे आते हैं, नेचर को लेके आते हैं, एनवायरनमेंट को लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। इस तरह के आरसीज की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें हम पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, रीड द क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस को रीड किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को मार्क करते हैं। मार्क कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी शब्द आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आपका कीवर्ड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पैसेज को स्किम करते हैं। स्किम का मीनिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन वो लाइंस जहां पे आपको कीवर्ड मिलता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रीड करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। एक खास बात ये है कि जितने भी आपके वोकैब वाले क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी आपके अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, फ्रेज रीअरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया, एरर का क्वेश्चन आ गया, कोई कोई फिलर का क्वेश्चन आ गया, इन क्वेश्चन को सबसे पहले करना, डू देम बिफोर स्किमिंग द पैसेज। पैसेज को स्किम करने से पहले करो और बाकी क्वेश्चंस को आप बाद में करो। क्लियर? कोई परेशानी किसी को भी? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं। अगली चीज ये है, पैसेज में आपके 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। एक होते हैं इन्फ्रेंस, एक होता है अजम्पशन और एक होता है कंक्लूजन। इन तीनों चीजों में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। इन्फ्रेंस का क्वेश्चन होता है, आपने पैसेज को पढ़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाया और उससे आपको क्या समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस। अपनी भावनाएं लगानी होती है। अजम्पशन, आपने पैसेज को पढ़ा, आपको लगा कि ऑथर के मन में कोई बात थी उस पैसेज को लिखते समय, ऑथर के मन में कोई बात थी उस पैसेज को लिखते समय और ऑथर ने उस बात के बेसिस पे ये पैसेज लिखा है, तो वो क्या हो जाता है, अजम्पशन। कंक्लूजन होता है, आपने पैसेज से पढ़ा और आपको पैसेज से ही क्या समझ में आया, वो हो जाता है आपका कंक्लूजन। एक और क्वेश्चन आता है, वो होता है समरी का। समरी में पैसेज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाने चाहिए। पैसेज में जो जो बात लिखी हुई है, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ आपके समरी में आ जाते हैं। तो इस तरह के 4 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। अब एक एक करके आरसीज को सॉल्व करते हैं। आज हम 2 आरसीज को सॉल्व करेंगे। एक हम अभी एक आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ था, उसमें एक आरसी आया था, एक उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम एक फाइनेंस बेस्ड और इकोनॉमी बेस्ड आरसी करेंगे। ठीक है, चलो दिख रहा है सभी को आरसी? इज द आरसी विजिबल टू एवरीवन? क्या समझ में आ रहा है? ये एक स्टोरी है, लॉन्ग आरसी है लेकिन क्या है, स्टोरी है। तो अभी हमने पढ़ा, जब भी स्टोरी बेस्ड आरसी होता है तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको रीड करते हैं। चलो
रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है और टाइमर के साथ करेंगे, और जितने भी आरसीज करेंगे टाइमर के साथ करेंगे, जिससे कि हमें हमारी स्पीड भी पता चले। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 45 सेकेंड्स का टाइम है, रीड करेंगे। हाय मैम, पोल आ गया इतने दिनों बाद, फीलिंग ही अलग है। कर लिया स्किमिंग? कैसे किया? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक टीचर था, उस टीचर का नाम था मिस्टर एंडरसन, जिसको पढ़ाना बहुत पसंद था। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता था जब बच्चों को मदद करता था कुछ सीखने में। लेकिन मिस्टर एंडरसन सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो रोबोट्स बनाने में बहुत अच्छा था। उसने बहुत समय बर्बाद किया, एक स्पेशल रोबोट बनाया। ये जो रोबोट था ये बहुत स्मार्ट था। ये रोबोट मैथ्स भी पढ़ा सकता था और बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता था। ये बच्चों को बोल भी सकता था, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता था बच्चों से, जिससे कि बच्चों को सोचने में मजबूर हो जाए बच्चे। मिस्टर एंडरसन चाहते थे कि वो इस रोबोट का इस्तेमाल करें एजुकेशन को अच्छा बनाने में, एक ऐसी जगह में जहां जिसको हम स्टेट एक्स बोलते हैं। स्टेट एक्स में क्या होता था, प्रॉब्लम्स थी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे थे हर एक टीचर के लिए, लाइक 29 स्टूडेंट्स फॉर एवरी टीचर। इसकी वजह से जो टीचर था वो हर बच्चे को ध्यान नहीं दे पाता था। साथ के साथ स्टेट एक्स में जो सिटी किड्स थे, बच्चे जो थे, उनके पास बहुत सारी किताबें होती थी, बहुत सारा सामान होता था सीखने के लिए। बट जो विलेज के बच्चे होते थे उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था। बच्चों को बड़ी मुश्किल होती थी अफोर्डेबल वेज को ढूंढने में सीखने के लिए। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन? चलो अगला पैसेज रीड करेंगे, पहले आप लोग करेंगे फिर मैं समझाऊंगी। अगेन 45 सेकेंड्स। चलो पढ़ लिया सभी लोगों ने इतने टाइम पे? जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं इतने टाइम पे, उनको बहुत एफर्ट्स लगाने हैं अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने में। मिस्टर एंडरसन चाहते थे कि वो इन दिक्कतों को ठीक कर ले। उनको लगता था कि उनका जो रोबोट है वो मदद कर सकता था। वो ऐसे रोबोट्स बनाना चाहते थे जो स्कूल्स यूज कर सके बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको पैसे की जरूरत थी इस काम को करने के लिए, इसलिए वो सरकार के पास गए और सरकार से उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने बोला कि वो ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं, लगभग 40,000 रुपए लगेंगे हर रोबोट के। सरकार को लगा बड़ा अच्छा आइडिया है भाई। उनको लगा कि मिस्टर एंडरसन जो है बहुत चिंता करते हैं एजुकेशन को लेके और उनका प्लान बहुत अच्छा है, तो सरकार ने उनको पैसा दे दिया जो उनको जरूरत थी। सरकार की मदद से मिस्टर एंडरसन ने रोबोट्स बनाना स्टार्ट किया। ये रोबोट्स स्कूल जाने लग गए, पूरी स्टेट में ये रोबोट्स जाने लग गए। उन्होंने टीचर्स को मदद की अच्छा सिखाने में, स्पेशली वेयर उन्होंने वहां पे ज्यादा मदद की जहाँ पे बहुत सारी टीचर्स नहीं थी। जो गांव के बच्चे थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा इन रोबोट से, जैसे कि शहर के बच्चे सीखते थे। मिस्टर एंडरसन का जो प्यार था टीचिंग के लिए और रोबोट की जो स्किल्स थी वो सब एक साथ आ गई और उन्होंने एजुकेशन को चेंज कर दिया। रोबोट्स हेल्पर्स भी थे, वो मेक श्योर करते थे, मतलब जो रोबोट हेल्पर्स थे जो हेल्प कर रहे थे रोबोट, वो मेक श्योर करते थे कि सारे बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते थे। और ये एक टीचर से शुरू हुआ जिसने चिंता करी और जो चाहता था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हर किसी के लिए। तो पूरे पैराग्राफ में क्या था, एक स्टोरी थी। स्टोरी थी मिस्टर एंडरसन की।
कि मिस्टर एंडरसन चाहते थे एजुकेशन सबको मिले, इसीलिए उन्होंने एक रोबोट बनाया। रोबोट में सरकार की मदद ली, सरकार से पैसा लिया और उस रोबोट को सब जगह भेज दिया, वो पढ़ाने लग गया। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था IBPS PO के एग्जामिनेशन में जो अभी हुआ था। अब आ जाते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं आप लोगों का क्या स्कोर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो स्पेशल रोबोट बनाया मिस्टर एंडरसन ने उसका पर्पस क्या था? अब आपको दिखेगा कि IBPS PO का पेपर कितना इजी आया था इस बार, सेम आरसी आया था, सेम क्वेश्चंस आए थे। स्कूल्स क्लासरूम्स क्लीन करने के लिए, सर्कस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कुक मील्स के लिए नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आंसर इज सी। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग बिना किसी की हेल्प से आंसर दो, तो मैं चैट ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। अच्छा माय मिस्टेक, पीओ में नहीं क्लर्क में आया था, अभी जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था यूपीएस क्लर्क का। मिस्टर एंडरसन को किस चीज ने मोटिवेट किया कि वो रोबोट्स बनाए? कुकिंग, पेंटिंग, सर्कस? नहीं, टीचिंग और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एंडरसन ने सरकार से पैसा क्यों मांगा? मैम ये तो फर्स्ट क्लास का आरसी लग रहा है। रोबोट्स बनाने के लिए क्लियरली मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इम्पैक्ट पड़ा मिस्टर एंडरसन के रोबोट हेल्पर्स का? क्यों चैलेंजिंग था टीचर्स के लिए कि वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे थे बच्चों को? क्योंकि हर टीचर के लिए बच्चे बहुत सारे थे। गांव के बच्चे किस चीज में स्ट्रगल कर रहे थे जब पढ़ाई की बात आती है? तो ये इतने सारे लोगों का गलत क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए अफोर्डेबल वेज नहीं मिल रहे थे। सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया जब मिस्टर एंडरसन ने मदद मांगी सरकार से? जो पैसा उनको जरूरत थी सरकार ने वो पैसा उनको दे दिया। नेक्स्ट, रोबोट हेल्पर्स का क्या इम्पैक्ट था टीचिंग पे? उन्होंने क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, अफोर्डेबल का सिनोनिम बताना है।
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 10? आपको पता है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में, फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको करके नहीं आ पाए. कैन यू टेल मी द रीजन? रीजन वाज कि टाइम की कमी थी. 30 क्वेश्चंस करने थे 20 मिनट में. वो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पहुंचे उनके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हुए थे. सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हुए थे और उस समय इतनी एंजाइटी हो गई कि आरसी पढ़े या क्वेश्चन पढ़े, और उस डर की वजह से वो नहीं कर पाए. तो इसीलिए मॉक टेस्ट की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी मैं बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी, जब हम फ्राइडे वाला मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे. देन आई टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट आल्सो. कोई परेशानी किसी को भी? एनीवन? तो ये हमने किया क्लर्क का प्री लेवल. सो दिस पैसेज वाज क्लर्क प्री लेवल. अगर एग्जाम में ये लेवल आएगा कर लोगे? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, एंड दैट इज पीओ प्री लेवल. अब हम क्या करेंगे? पीओ के प्री लेवल का पैसेज करेंगे. आते हैं पीओ प्री लेवल पे. दिख रहा है सभी को पैसेज? अब लॉन्ग पैसेज है. लॉन्ग पैसेज है तो पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पे आते हैं. पहले क्वेश्चन में जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसका शॉर्ट फॉर्म करके अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो. इंडिया, यूएई, सक्सेस. चलो अगले पर आते हैं. कीवर्ड्स मार्क करो. अभी सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है ना उसको लिख लो. अभी हमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसको देखना है. इंडिया, यूएई, फर्स्ट स्टेप. चलो अगला. इंडियन एमरिटी बिजनेस बेनिफिट. चलो अगला. आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक. अगला. इंडिया यूएई बेनिफिट्स. अभी जो समझ में आ रहा है उसको बस लिख लो. अभी मैं समझाऊंगी पूरा पैसेज, डोंट वरी. जब भी कोई नंबर दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी डेटा दिया गया है, कोई नंबर दिया जाए, कोई डेट दी जाए, उसको हमेशा से क्या करो? उसको हमेशा कीवर्ड मार्क किया करो. वो हमेशा कीवर्ड होता है, क्योंकि नंबर्स को ढूंढना, डेट्स को ढूंढना बहुत इजी होता है. तो यहाँ पे 15 दिया गया था तो जुलाई 15 कीवर्ड हो गया. चलो अगला. अब वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन वहीं के वहीं करते हैं. जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, कोई वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन आए उसको वहीं के वहीं कर लो. चलो स्टेप अप का सिनोनिम बताना है. स्टेप अप का मीनिंग क्या होता है? अप लिखा हुआ है. अप का मीनिंग क्या है? कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है. टोन कैसी है? पॉजिटिव है. कोई चीज बढ़ रही है. ऑगमेंट का मतलब होता है वो चीज बढ़ रही है. एलिवेटेड का मीनिंग होता है वो चीज कम हो रही है. स्ट्रेंथन का मीनिंग क्या है? वो चीज स्ट्रॉन्ग बन रही है. बिकम स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बन रही है मतलब और पावरफुल होती जा रही है. आंसर बताओ क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया, इन्वेस्टमेंट पावरफुल हो गया मतलब ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ये तो एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया. तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बोथ ए एंड सी. कोई परेशानी किसी को भी किसी भी तरह की? अगले वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट में एक रूट वर्ड है
और वो रूट वर्ड क्या है, कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। तो कॉग्निजेंट का मीनिंग क्या होता है, वो इंसान जिसको नॉलेज हो, वो इंसान जिसको पता हो उस बारे में, मतलब वो इंसान क्या हो, अवेयर हो, वो इंसान क्या हो, उसको पता हो उसके बारे में। चलो अब हमें क्या करना है, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। कॉन्शियस का मतलब क्या है, नॉलेज होना, अवेयर होना, तो ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अनअवेयर होना, नॉलेज ना होना, एंटोनिम हो गया। ऑब्लिवियस का मतलब भी क्या होता है, अनअवेयर होना, नॉलेज ना होना, तो ये भी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी? आई होप नहीं है। अब आते हैं पैसेज पे। अब पैसेज को रीडिंग नहीं करनी क्योंकि लॉन्ग पैसेज है, हमें क्या करना है, पैसेज को स्किम करना है। पहले मैं आप लोगों को टाइमर दे रही हूँ, आप लोग स्किम करेंगे, फिर मैं समझाऊंगी, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है। स्किमिंग का टाइम है 30 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मैं बताऊंगी स्किमिंग क्या होती है, डोंट वरी। यस एवरीवन, पढ़ते हैं इसको। आवाज आ रही है सभी को? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। सब लोगों को याद आ रहा है, ये हमने एडिटोरियल में पढ़ा था ये वाला? कितने लोगों को याद आ रहा है, एडिटोरियल में हमने ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा था? चलो समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल बैंक है यूएई का, वो सभी लोग मान गए जुलाई 15 को कि वो एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करेंगे जिससे कि दोनों कंट्रीज की जो लोकल करेंसीज हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को। मतलब ट्रांजैक्शंस आसानी से कर सके दोनों की लोकल करेंसी को। मतलब अगर आप यूएई में जाओ तो रुपया वहां पे चल जाए, और अगर वो यहाँ पर आए तो दिरहम चल जाए। ये जो कदम उठाया गया है पेमेंट्स को अलाउ करने का इंडियन रुपी में और यूएई के दिरहम में, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि दोनों ही करेंसीज को बायलेटरली यूज किया जा सके। बायलेटरली मींस दोनों कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि जो डिपेंडेंस है हमारी तीसरी कंट्री की करेंसी पे, जैसे कि डॉलर पे, वो खत्म हो जाए। अभी हम डॉलर को एक इंटरमीडियरी की तरह यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन दुबई गया, इसके पास तो रुपीस थे, ये दुबई में गया, दिरहम यूज हो रहा था, तो दिरहम का इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसके पास पैसे थे। तो क्या किया इस इंडियन ने? इस इंडियन ने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाया, फिर डॉलर को लेके गया, फिर दुबई पहुंचा तो डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करवाया, और फिर वहां पे खर्चा किया। तो अगर आप देख रहे हैं तो डॉलर को एक इंटरमीडियरी की तरह यूज किया जा रहा है। तो इंडिया और यूएई ने क्या सोचा? इंडिया और यूएई ने सोचा कि हम क्या करते हैं,
हम अब इनकी दोनों की करेंसीज को डायरेक्टली यूज करवाते हैं, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करवा देते हैं। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू के हिसाब से, जो दोनों बैंक्स के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है उसके हिसाब से जितने भी करंट अकाउंट के पेमेंट होंगे, वो भी जहां पे दोनों कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स जहां पे इन्वॉल्व होंगे, सामान एक्सपोर्ट कर रहे होंगे या फिर इंपोर्ट कर रहे होंगे, सामान को बाहर से अंदर ले रहे होंगे, और कुछ अलाउड कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको हम सेटल कर सकते हैं या तो रुपी में या फिर दिरहम में। सेटलमेंट को और अच्छा करने के लिए दोनों बैंक सब क्या करेंगी, एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लागू करेंगी, और जो कि आगे वाली डेट पे क्या करेगा, उनके पेमेंट्स को इंटरलिंक कर देगा। तो पेमेंट का मैसेजिंग सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इंटरलिंक हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो अब आप लोग पढ़ेंगे, फिर से स्किमिंग करेंगे, 30 सेकेंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक फायदा क्या होगा इस चीज का, इमीडिएट मीन्स तुरंत, तुरंत की तुरंत, कॉन्सिक्वेंस मीन्स इम्पैक्ट, रिजल्ट, बेनिफिशियल मीन्स फायदेमंद। फायदेमंद रिजल्ट क्या होगा, अगर इस सेटलमेंट मैकेनिज्म को लगा दिया गया, क्या होगा, डेवलप हो जाएगा रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन जाएगा, जिससे क्या होगा, हम दोनों करेंसीज का प्राइस सेट कर पाएंगे इंडिपेंडेंट, और फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर के साथ या यूरो के साथ, तो दूसरी कंट्रीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनकी करेंसी का, हम आपस में कर पाएंगे। इंडिया के जो बिजनेसेस हैं और वहां के जो बिजनेसेस हैं, उनको एक्सचेंज रेट रिस्क भी नहीं होगा। जब भी वो कोई पैसा बता रहे होंगे कि ये सामान इतने का है, ये सर्विस इतने की है, बायर्स को बता रहे होंगे, तो कोई एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होगा कि डॉलर ऊपर गिरा या डॉलर नीचे गिरा तो हमारी करेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमारे एक्सचेंज रेट पे। इससे क्या होगा, बिजनेस आसानी से हो जाएगा और ट्रेड क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, ट्रेड को एनकरेजमेंट मिल जाएगा। इंडिया यूएई का जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, ये कैसा, एक प्रीकर्सर मींस एग्जांपल की तरह भी सेट हो जाएगा बाकी करेंसी के अग्रीमेंट्स के लिए, जो आरबीआई के ग्रुप ने बताया है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा रुपये को इंटरनेशनलाइज करने में। तो जैसे हमने इंडिया रुपये दिरहम को किया, हम आगे बाकी करेंसीज के साथ भी इंडियन रुपये को इंटरनेशनलाइज कर देंगे कि हमारा इंडियन रुपया किसी भी कंट्री में जाओ, सिंगापुर में जाओ, मॉलडीव्स में जाओ, सब जगह यूज हो जाए। ये जो आइडिया है लॉर्डेबल है, लॉर्डेबल मीन्स तारीफ के लायक है। इसकी जो एक्चुअल सक्सेस है वो हिंज करेगी, हिंज मीन्स डिपेंड करेगी कि किस हद तक दोनों कंट्रीज में जो बिजनेसेस हैं वो इसको अपनाते हैं। यूएई का जो ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएई का ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है कि यूएई के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। ट्रेड डेफिसिट कब होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है जब इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो हमारा यूएई के साथ क्या है, ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएई में। ये बढ़ता जाएगा आने वाले महीनों में, जब से ये अग्रीमेंट चालू हुआ था मई 2022 में, उसके बाद ये बढ़ गया। जो वहां के बिजनेसेस हैं, अब उनको क्या देखना पड़ेगा, रेम्यूनरेटिव एवेन्यूज, रेम्यूनरेटिव मीन्स जो फायदा करवा से, एवेन्यूज मीन्स तरीके, तो उनको ऐसे फायदेमंद तरीके वो देख रहे हैं जिससे कि जो रुपये का फ्लो है वो आसानी से हो सके जब उनको इंडियन करेंसी में पेमेंट रिसीव करना हो। समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? चलो आखिरी पैसेज छोटा सा है, स्किम करेंगे सभी लोग। अभी ना मैं आपको पूरा समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको रीडिंग करके समझा रही हूँ। अदरवाइज एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको रीडिंग नहीं करनी होगी, आपको क्या करना होगा, आपको स्किमिंग करनी होगी। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जंप कर करके पढ़ना। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग समझना। अभी स्किमिंग में सिखाऊंगी, डोंट वरी। चलो पढ़ेंगे इसको सभी लोग।
ये टाइमर सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि अभी आपकी स्पीड कितनी है। चलिए देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी जैसा कि आरबीआई ने बताया वॉज स्टेप्ड अप, स्टेप्ड अप मींस इंक्रीज्ड, कि यूएई की जो फर्म्स है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यूएई जो है हमें एक करेंसी एंट्री पॉट की तरह सर्व करे। एंट्री पॉट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि करेंसी एक तरीके से एक्सचेंज की तरह, कि इंडियन बिजनेसेस जो हैं जो रशियन सप्लायर से डील कर रहे हैं वो उस कंट्री का इस्तेमाल करें और धर्म का इस्तेमाल करें ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए, गेटवे की तरह। मतलब हम धर्म का इस्तेमाल करें बाकी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। यूएई की जो प्रेडेसेसर एंटिटी है, मतलब जो पुरानी एंटिटी है जिसको बोला जाता है ट्रूशल स्टेट्स, तो यूएई से पहले क्या था, ट्रूशल स्टेट्स होती थी जो इंडियन रुपी का इस्तेमाल करती थी, फिर वो गल्फ रुपी का इस्तेमाल करती थी एज डी फैक्टो करेंसी। डी फैक्टो का मीनिंग क्या होता है, बाय फैक्ट्स। दो शब्द होते हैं, एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी ज्योर। डी ज्योर का मीनिंग क्या होता है, बाय लॉ, लॉ के हिसाब से। तो बाय फैक्ट्स मींस फैक्ट्स के हिसाब से वो करेंसी थी मिड 1960 तक। अब नेचुरल है कि हम उन रिश्तों को वापस से बना लें। अभी भी एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, बिजनेसेस जो है अपने डिसीजंस लेंगे इकोनॉमिक लॉजिक को लेके, मतलब क्या इकोनॉमिक लॉजिक है उसको लेके, और पॉलिसी मेकर्स को अवेयर होना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क आ सकती है ऐसे कदमों से, जैसे जैसे वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसेज क्लियर सभी को? चलो अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका सक्सेस कब होगा? इंडिया और यूएई का जो करेंसी सिस्टम है इसकी हम एक्चुअल सक्सेस कब बता पाएंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया? जब दोनों बिजनेसेस इसको अपना लेंगे, जब इंडियन वालों ने भी अपना लिया कि कोई बात नहीं दिरहम में पेमेंट कर लो, यूएई के बिजनेस ने भी अपना लिया कोई बात नहीं रुपये में पेमेंट कर लो, यूएई के बिजनेस ने बोला कि रुपये में पेमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के बिजनेस ने बोला दिरहम में पेमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, उसी केसेस में तो सक्सेसफुल होगा? आंसर बताओ। इंटरनेशनल बैंक्स नहीं, एडवांस पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम नहीं, यूएस कहां से आ गया बीच में? आंसर इज कि बिजनेसेस इसको किस हद तक अपना लेंगे। कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करो पहले। कर दिया घोटाला? यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगर इंडिया और यूएई का लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम हो जाता है, तो पहला स्टेप क्या होगा इंटरनेशनलाइजेशन? पहला स्टेप तो यही होगा ना कि यूएई के लोग इसे यूज करेंगे, फिर दूसरा स्टेप होगा कि ये बाकी कंट्रीज भी इस्तेमाल करेंगी। तो पहला स्टेप पूछा गया था, अगर इंडिया की करेंसी यूएई में यूज हो सकती है, यूएई की इंडिया में, तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि इंडिया जो है अपनी करेंसी को इशू कर पाएगा यूएई में। ये तो आगे के स्टेप्स है, दीज आर फ्यूचर स्टेप्स। कोई परेशानी? तो आंसर इज व्हाट, बी। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, ये अगर सेटलमेंट हो जाता है तो फायदा कैसे होगा बिजनेस का? उसके
हाँ जी, आंसर बताएंगे। बिजनेसेस का फायदा कैसे होगा, कोशिश करेंगे। तो बिजनेस का फायदा क्या हो सकता है, सारे बैरियर्स हट जाएंगे, सारे तो नहीं हटेंगे। बिजनेसेस जो है एक्सचेंज रेट रिस्क की, एक्सचेंज रेट की जो रिस्क है वो अवॉइड हो जाएंगी। क्लियरली पैसेज में लिखा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, क्या होगा, हाँ मेंशन था, एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। वुड नॉट नीड टू, उनको इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या हो जाएंगी, ये हट जाएंगी। यूनिफाइड करेंसी हो जाएगी, एक ही करेंसी हो जाएगी, नहीं, इंडिया की रुपी ही रहेगी, यूए की दिरहम ही रहेगी, एक थोड़ी ना हो जाएगी। ट्रेड कम हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है। आंसर इज व्हाट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्राइमरी गोल क्या है, मेन गोल क्या है, आरबी और यूएई ये क्यों कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, आंसर बताएंगे। मेन मकसद क्या है, हे प्रभु। आज का पता है महापापी अवार्ड किसको जाता है, आज का महापापी अवार्ड जाता है उन बच्चों को जिन्होंने ये आंसर दिया है। वो बच्चे कह रहे हैं कि मेन मकसद है कि यूएस को मजा चखाना है, मेन मकसद ये है कि यूएस को मजा चखाना है, डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बायलेटरल ट्रेड कम करना है तो उल्टा लिखा हुआ है, कोई नई करेंसी तो बना ही नहीं रहे, ये भी गलत लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है मेन मकसद ये है कि यूएस डॉलर का यूज ही हम एलिमिनेट कर दें। ये मेन मकसद नहीं है, ये एक सेकेंडरी चीज है जो होगी। मेन मकसद है कि इंडिया का रुपया दुबई में, यूएई में यूज हो जाए, यूएई का रुपया इंडिया में यूज हो जाए, ये है मेन मकसद। कैसे कैसी बातें कर देते हो कभी कभी, है ना, सिर्फ वर्ड मैचिंग कर लेते हो। डॉलर कहीं नाम तो आया था मैम। आंसर इज डी। चलो अगला क्वेश्चन। इससे फायदा क्या होगा, ट्रेड कम हो, नहीं पहले पोल दे देती हूँ आप लोगों को। इससे फायदा होगा, ट्रेड कम हो जाएगा, नहीं। क्या यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, नहीं। रिस्क कम हो जाएगी, बिजनेस आसानी से होगा, ट्रेड बूस्ट होगा, हाँ। बिजनेस का अडॉप्शन कम हो जाएगा, नहीं। तो किस किस वर्ड ने कहाँ कहाँ घोटाला किया, यहाँ पे डिक्रीज ने घोटाला किया, यहाँ पे इंक्रीज ने घोटाला किया, यहाँ पे रिडक्शन ने घोटाला किया। तो आंसर इज व्हाट, सी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जुलाई 15 को क्या अग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, मैम क्लास में कितने बच्चे हैं, आई थिंक 12,500 के अराउंड बच्चे हैं। क्या क्या अग्रीमेंट रीच हुआ दोनों के बीच में, आंसर इट, पढ़ो ध्यान से फिर बताना आंसर।
यूएस डॉलर का यूज प्रमोट करना है? नहीं। इंडियन रुपी का यूज बंद करना है? प्रोहिबिट का मीनिंग होता है बैन करना है इंडियन रुपी? नहीं। कोई नई करेंसी बनाई जा रही है क्या? नहीं। कि इंडियन रुपी और यूएई दिरहम का इस्तेमाल हो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, हमारी कंट्री में दिरहम यूज हो जाए, वहां पे वो यूज हो जाए जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा हो। तो आंसर इज, चलो ये हमने कर ही लिया था, ये हमने कर ही लिया था। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? आप सभी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, डोंट वरी एट ऑल। बस जो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंटर्स बनाए थे उनको फॉलो कर लेना। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूँ। हम मिलके आप सभी की इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, बट मेक श्योर जो कमिटमेंट्स आज मैंने आप सभी से लिए हैं, आप उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करो। यस। दो चीजें और बताऊंगी जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। द फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। कोशिश करो कि इसको आप 10 मिनट्स डेली करो। और दूसरी चीज है, रात को सोने से पहले बी ग्रेटफुल। जैसे मैं जब भी रोज सोती हूँ उससे पहले 2-3 लाइन्स है जो मैं अपने मन में हमेशा बोलती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले 2-3 लाइन्स बोलती हूँ। थैंक यू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर द फूड दैट आई ईट, फॉर मेकिंग मी फिजिकली एंड मेंटली फिट, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फैमिली, फॉर ईच एंड एवरी वन अराउंड मी। Thank you, God, for all the opportunities you give me, for all the things that you have provided me, and for everything around me that is helping me become a better person. तो इस तरीके से अपनी 2-3 लाइन्स आप लिख लो ग्रैटिट्यूड की, जिन जिन के लिए आप थैंकफुल हो, और कोशिश करो कि आप इसको रोज करो, इसको रोज करो। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग मेरे